अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर से खुशामदीद। मैं हूं सैयद रजी और मैं हूं बुशरा हक। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे नून लीग और JUI सोच लें, कश्मीर की आज़ादी तक तिजारत बंद, पाकिस्तान रेड लिस्ट में शामिल और शाहीनों का हदफ पर हमला। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि ऑपोजिशन के नए इत्तेहाद की तैयारियां। PDM की 8 हम ख्याल जमातों ने सेनेट में अलग ग्रुप तश्कील देने का फैसला कर लिया है। यूसुफ रजा गिलानी को ऑपोजिशन लीडर मानने से इनकार कर दिया है। पीपल्स पार्टी और ANP को शोकॉज नोटिस देने का फैसला कर दिया गया है। एक तरफ पीपल्स पार्टी और ANP, दूसरे तरफ PDM की 8 हम ख्याल जमातों का शाहिद खान अब्बासी की ज़ेरे सदारत वीडियो लिंक पर इजलास। बड़े फैसले कर लिए। 8 हम ख्याल जमातों का सेनेट में अलग अलग ग्रुप तश्कील देने का फैसला। यूसुफ रजा गिलानी को अपोजिशन लीडर तस्लीम करने से इनकार कर दिया। पीपल्स पार्टी और ANP को शो कॉज नोटिस देने का फैसला कर लिया। PDM के सेक्रेटरी जनरल शो कॉज नोटिस भेजेंगे। इजलास में हकीकी जमहूरियत और आइन की बालादस्ती के लिए जद्दोजहद जारी रखने का अज़म जाहिर किया गया। इजलास में नून लीग, JUI, PK मैप, नेशनल पार्टी, BNP मैंगल और दीगर जमातें शरीक हुई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा है कि नून लीग और JUI सोच समझकर फैसले करें, मुखालिफिन की हिकमत अमली है कि हमें तकसीम करके नाकाम बनाए। मुझे बताया गया कि पीपल्स पार्टी और नून लीग का माजी ऐसा है कि साथ चलना मुश्किल है। मजीद कहा कि चाहते हैं तमाम जमातें साथ मिलकर चलें। मरियम नवाज से अच्छे ताल्लुकात हैं, नहीं चाहता ख़राब हों। मौलाना फजलुर रहमान पीपल्स पार्टी से नाराज़ नहीं हो सकते, वो किसी एक की हिमायत नहीं करेंगे। बिलावल ने स्टेट बैंक से मुतालिक ऑर्डिनेंस अदालत में चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। अवाम ने ऑपोजिशन इत्तेहाद को मुस्तरद कर दिया, PDM को शिकस्त हुई। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा ऑपोजिशन के जहन पर बाप पार्टी सवार है। PDM जो जलसे जुलूस रैलियों धरनों में पब्लिक ने उनको रिजेक्ट किया, उस महाज पे, अवामी महाज पे वो यकसर मुस्तरद कर दिए गए, नाकाम हुए। पार्लिमानी महाज पे, जिस महाज पे आए उन्होंने शिकस्त खाया। PDM की क़यादत उनके ज़हन में सिर्फ बाप पार्टी ही सवार है। लियाकत शाहवानी का कहना था कि PDM क़यादत का रवैया सरकारी मुलाज़मीन और मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र को मुश्तइल कर रहा है। और मौजूदा सियासी सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सिद्दीक अल फारूक साहब। सिद्दीक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जो कि कुछ दिनों कबल तक तितर बितर होती नज़र आ रही थी, अब बिलावल भुट्टो साहब की जानिब से बयान सामने आ रहा है कि उनके अच्छे ताल्लुकात हैं मरीम नवाज़ के साथ भी, मौलाना फजलुर रहमान के साथ भी, और ये दोनों जमातें सोच समझ कर फैसले करें तो बच सकता है ये इत्तेहाद? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, इत्तेहाद कायम है, मौजूद है। इख्तिलाफात जो थोड़े बहुत सामने आए हैं वो पीपल्स पार्टी की क़यादत की तरफ से बाज़ बयानात देने की वजह से सामने आए हैं जो नहीं आने चाहिए थे। मैं भी ये समझता हूँ कि PDM के इत्तेहाद को मिलकर जिन 12 निकात पर इत्तेफाक राय हुआ है, दस्तखत किए हैं सब ने, के लिए जिद्दोजहद करनी चाहिए। और इस वक्त मौजूदा हुकूमत के हाथों मुल्क को जितना नुकसान हो रहा है, मईशत जिस तरह बर्बाद कर दी गई है, आवाम के लिए महंगाई का तूफान बर्पा कर दिया गया है, इससे निजात हासिल करना ज़रूरी है। और इसके लिए मौजूदा हुकूमत को इक़्तिदार से जमहूरी तरीके से हटाना ज़रूरी है। अच्छा सिद्दीक साहब, क्या बताएंगे आप, जिस तरह से अप एंड डाउन आते रहे हैं PDM में, क्या अब PDM में इतनी सख्त है कि वो हुकूमत को टफ टाइम दे सके? इसमें दो बातें हैं। पहली बात तो यह है कि अगर हुकूमत अवाम के मसाइल हल करने में कामयाब हो जाती, अगर हुकूमत स्टेट बैंक जिस तरह से गैर मुल्की इदारों के हवाले आलमोस्ट करने की तैयारी कर रही है, अब खारजा महाज पर, चाहे वो कश्मीर हो चाहे दीगर मामलात हों, जिस तरह से हुकूमत ने नाकामी का मुंह देखा है और इनकी अपनी पॉलिसी की वजह से, तो कोई अपोजिशन भी इन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी। लेकिन चूंकि खुद हुकूमत हर महाल न गवर्नेंस दे रही है, न अवामी मसाइल हल कर पा रही है,
बल्कि उनमें इजाफा कर रही है, तो फिर अपोजिशन इन्हें हटा सकती है। और दूसरी बात यह है कि अपोजिशन के अंदर जो मकासद हैं, जैसे मैंने पहले, उनमें उनके लिए इत्तेहाद जरूरी है। ताहम अगर एक आध पार्टी किसी वजह से, चाहे वो किसी के कहने पर हो, अपना PDM को छोड़ती है, तो PDM की बाकी 9 जमातें तो मौजूद हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि PDM खत्म हो गई है। खुदा न खास्ता अगर PDM में मजीद इख्तलाफात बढ़ते हैं, फिर अलबत्ता ऐसा हो सकता है। इस वक्त भी जो लेकिन सिद्दीक साहब, ऐवान बाला में नए ऑपोजिशन इत्तेहाद की बातें की जा रही हैं पीपल्स पार्टी और ANP को हटाकर। देखिए, ये जो बातें हो रही हैं, इनमें उन्होंने यही कहा है कि हम मौलाना फजल रहमान साहब से बात करेंगे जो PDM के सरबराह हैं। तो अभी हम देखते हैं, लेकिन अगर इसी तरह चलता है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून ने और बाकी PDM की जमातों ने पीपल्स पार्टी के लिए अपने पूरे वोट और जो वादा किया था उस पर अमल किया, चाहे वो गिलानी साहब की सेनेट की रुकनीत हो और चाहे वो चेयरमैन सेनेट के इंतखाब का मामला। हमने मुस्लिम लीग नून समेत अपने वादे पूरे किए। तो इस हवाले से हमारी कोशिश भी है और हमारा दबाव भी है कि पीपल्स पार्टी भी लीडर ऑफ द अपोजिशन के लिए किया गया अपना वादा पूरा करे। अच्छा, जो नून लीग को जो तहफ़्फ़ुज़ात थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, तो क्या अब वो तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो गए? क्योंकि कुछ ऐसी बातें भी की जा रही थी कि नून लीग के जो रहनुमा है हमजा शहबाज ने भी ये कहा कि जी ये हमसे झूठ बोलते रहे, धोखा दिया गया, हुकूमती अरकान से भी इनके राबते थे, तो अब वो तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो गए। अभी जो पीपल्स पार्टी के दोस्तों ने, जो ज़ाहिर है PDM में ही है, बाप और इस तरह हुकूमती अरकान से वोट हासिल कर किए और अपोजिशन लीडर बने, तो ये तो साफ ज़ाहिर है कि उन्होंने PDM के इत्तेहाद की बजाय जो हुकूमती पार्टियां हैं उनसे वोट लेकर ये अपने लिए ओहदा हासिल किया। तो ये तो फिलहाल अपनी जगह कायम है। PDM का इत्तेहाद, मुस्लिम लीग अपना एतराज़ और मुस्लिम लीग नून का एतराज़ अपनी जगह कायम है। सिद्दीक साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी ने स्टेट बैंक के हवाले से जो ऑर्डिनेंस है उसको चैलेंज करने का ऐलान किया अदालत में। अगर चैलेंज किया जाता है तो आप लोग सपोर्ट करेंगे पीपल्स पार्टी को? ये तो हम सबका मुत्तफ़िका मुतालबा है, चाहे वो आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, देखा होगा, चाहे वो पार्लियामेंट में हो, पार्लियामेंट के बाहर हो, हर महाज पर, हर जगह। इसलिए कि मुल्क IMF के पास यूं गिरवी रख देना कि स्टेट बैंक का एक चेयरमैन जो है गवर्नर, वो फरिश्ता आ गया है और वो कोई गलती कर ही नहीं सकता, कोई इदारा उसको चैलेंज नहीं करेगा, कोई इदारा उससे इंक्वायरी नहीं करेगा स्टेट बैंक, तो गलत बात है। ये तो आइन की रूह के भी खिलाफ है और ये वैसे भी हकीकत के बरखिलाफ है, तो इसे हर जगह इसकी मुखालफत करेंगे। सर, लॉन्ग मार्च के हवाले से बताइएगा, क्या लॉन्ग मार्च होगा? तैयारियां कहां तक पहुंची हैं और अगर होगा तो कब होगा? लॉन्ग मार्च इंशाअल्लाह होगा और इसके मामले में PDM का सरबराही इजलास बुलाया जाएगा। जाहिर है अब जब इसका इल्तवा यानी मुलतवी हुआ है ये, तो रोजे भी आ गए हैं, ईद है, तो उसके बाद इसके हवाले से फैसला होगा। सिद्दीक साहब, इस्तीफों के बाद होगा ये लॉन्ग मार्च या इस्तीफे बाद में दी जाएंगे, पहले लॉन्ग मार्च होगा? इस्तीफे, मैं ये समझता हूँ कि इस्तीफों के मामलात पे अभी जब इजलास होगा तो उस पर गौर किया जाएगा। हो सकता है कि इस्तीफों के मामले को आगे बढ़ा दिया जाए, इसमें इल्तवा कर दिया जाए, लेकिन लॉन्ग मार्च तो बहुत जरूरी है। तो ये क्या फैसला जो है पीपल्स पार्टी की वजह से किया जा रहा है सिद्दीक साहब? नहीं, फैसला जो भी होगा अपना PDM के सरबराही इजलास में होगा और सबकी राय सुनने के बाद होगा। ठीक है, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सदीक अल फारूक हमारे साथ मौजूद थे और PDM के जो अगले लाहे अमल हैं और जो इजलास होने हैं उस बारे में हमसे बात। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए खेल के मैदान से आपको खबर देंगे, जहां पहले वनडे में पाकिस्तान के जनूबी अफ्रीका को सनसनीखेज मुकाबले के बाद शिकस्त, फहीम अशरफ ने आखिरी गेंद पर चौका लगाकर जीत में अहम किरदार अदा किया। 103 रन बनाने पर कप्तान बाबर आजम को मैन ऑफ द मैच के अवार्ड से नवाजा गया। मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि अगला मैच जीत कर सीरीज अपने नाम करना चाहते हैं।
और इसी हवाले से बात करेंगे। साजिद खान हमारे साथ मौजूद हैं। साजिद खान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। गुज़िश्ता रोज़ पहले वनडे इंटरनेशनल में पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को शिकस्त दे दी, लेकिन मैच आखिरी बॉल तक गया। आप नहीं समझते कि इससे पहले फैसला हो जाना चाहिए था? आपका कहना है बिल्कुल सही है, और ये फैसला पहले हो जाता और बाबर आजम जो पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, बेहतरीन शानदार फॉर्म है, 13वीं टेस्ट सेंचुरी बनाई और बाबर आजम ये पहले मैच जिता दे तो ये पाकिस्तान के लिए बड़ी खुशहाली की बात थी। और आखिरी बॉल पे मैच जाना, और ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम की निशानी है। पाकिस्तान की मिडिल ऑर्डर फेल हो गई, टोटली नाकाम हो गई। अगर आपने देखा होगा, अगर बाबर की बात करो, इमामुल्लाह की बात करो, बड़ी शानदार पार्टनरशिप दोनों की लगी। तो ऐसे लग रहा था पाकिस्तान 45 ओवर में मैच खत्म कर देगा, मगर वही अनएक्सपीरियंस, अगर फहीम की बात करें, रिजवान की बात करें, उन्होंने अच्छी बैटिंग की, शदाब ने अच्छी बैटिंग की, मगर ये चीजें पाकिस्तान को ओडीआई में हमें जरूर अपने जो बोल्ड न्यूज चैनल देख रहे हैं उनको बताना जरूरी है। वर्ल्ड क्लास प्लेयर पाकिस्तान के पास मौजूद है। बाबर आजम की जितनी भी तारीफ की जाए, दुनिया के तमाम तज्जिएकार आज की बाबर आजम की सेंचुरी की तारीफ करे बगैर नहीं रह रहे। आउटस्टैंडिंग इनिंग के लिए, कप्तान इनिंग के लिए, तो उस तरह हमें इसको क्रेडिट देना पड़ेगा। जिस तरह अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बाबर आजम ने कहा था मैं सीरीज जीत सकता हूँ। ओडीआई में वर्ल्ड कप 2019 के बाद बाबर आजम ने बेदफा फिर बताया पाकिस्तान के प्लेयरों को, पाकिस्तान के पास टैलेंट की कमी ने, मगर लैकिंग का सिलसिला जारी रखा हुआ। मौजूदा चीफ सिलेक्टर मोहम्मद वसीम ने ना मोहम्मद आमिर को सिलेक्ट किया, ना वहाब रियाज को सिलेक्ट किया। ये पाकिस्तान की बॉलिंग जो है ना, मैं समझता हूँ हसनैन उस तरह की बॉलिंग नहीं कर रहा। फहीम ने 80 रन दिए, 2 विकेट हासिल किए, सिवाय शाहीन शाह आफरीदी के कोई ऐसा बॉलर नहीं है जो पाकिस्तान को आगे जाके कामयाबी दिखाए। तो इस पे आपको काम करना पड़ेगा। 2021 का वर्ल्ड कप अपने इंडिया में खेलना है, 2023 का वर्ल्ड कप इंडिया में खेलना है। अपनी गलतियों को कामी करने बाबर आजम एक वाहिद प्लेयर, अगर बाबर आजम नहीं करेगा तो पाकिस्तान, इंडिया और इंग्लैंड की जो सीरीज होती उसके करीब भी नहीं आती। ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, ये चीजें अच्छी जो चीजें हैं वो बताना, हमारा तज्जिया करना हमारा फर्ज है। मगर पाकिस्तान के मौजूदा सिलेक्टर जो चीफ सिलेक्टर है मोहम्मद वसीम जो है, रबड़ स्टैम्प इनको अनाज इब्राहिम को हटाकर पाकिस्तान के लिए सोचना चाहिए। बाबर आजम जो प्लेयर मांग रहे थे उनको देना पड़ेगा, ये चीज तो जरूर उनको सोचना चाहिए, समझना चाहिए। ये तमाम वो चीजें हैं जो क्रिकेट में एनालिस्ट करी जाती है, बताई जाती है। तो ये चीजों के बाद यकीनी तौर पर पाकिस्तान साजिद खान साहब, जिन गलतियों पर आप रोशनी डाल रहे हैं, आपको नहीं लगता कि अब इन गलतियों की गुंजाइश नहीं है? आगे वर्ल्ड कप आ रहा है और ये सीरीज भी जीतना हमारे लिए लाजमी है अगर हमने क्वालिफाई करना है। तो जिस तरह आप कह रहे हैं कि मोहम्मद आमिर और वहाब रियाज को टीम में जगह देनी चाहिए थी, तो क्या लगता है आपको अगले मैचेस में अगर इनको जगह नहीं दी तो ये जो 2 मैचेस हैं वो जीत पाएंगे? ये मैच तो जीत लिया। देखिए, ये मैच जो आपने जीत लिया, मैंने बोला यकीनी तौर पर जो आपके चीफ सिलेक्टर है वो अना का प्रोग्राम बना रहे हैं, इको का प्रोग्राम बना रहे हैं। मोहम्मद आमिर, वहाब रियाज ड्रॉप होने वाले प्लेयर नहीं है। आप यकीन माने यहाँ पर शजील की जगह बन सकती थी, मगर शजील को आप लेके गए, उसको क्रिटिसाइज कर जा रहे। तो ये तमाम चीजें हैं, मेरिट के आप चांस नहीं दे रहे। आपने 2023 का वर्ल्ड कप इंडिया में खेलना है। जो सीरीज हम इंग्लैंड और इंडिया की देख रहे, करीब भी पाकिस्तान की टीम जा रही। खुशकिस्मत है हमारा मुल्क जो बाबर आजम जैसा वर्ल्ड क्लास प्लेयर आपके पास मौजूद है। मेरा मौका लेकिन साजिद साहब, कब तक हम बाबर आजम पर इन्हिसार करते रहेंगे? कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्हें बिला वजह कैरी किया जा रहा है, उनकी कोई ऐसी परफॉर्मेंस भी नहीं रही गुज़िश्ता दिनों में। और गुज़िश्ता रोज हमने देखा कि आसिफ अली एक बार फिर नाकाम हुए, जिस तरह का शॉट खेलकर वो आउट हुए एक ऐसे मौके पर जब जिम्मेदाराना बैटिंग की जरूरत थी। बिल्कुल सही है। मिर्जा के जब बेटे बनेंगे, लैकिंग स्लैकिंग का सिलसिला जारी रहेंगे, साइड मैचों के परफॉर्मेंस में आसिफ अली को आप खिलाएंगे और पाकिस्तान के साबिक कप्तान सरफराज अहमद जो ओडीआई में खेल सकते थे, मेरे ख्याल में ये भी हमें पता चला था सरफराज को मैनेजमेंट खिलाना चाहती है। तो पाकिस्तान के कुछ जो साबिक कप्तान है उन्होंने पाकिस्तान के साबिक कप्तान सरफराज की मुकाबलत की, और यहाँ सरफराज खेलेंगे तो आपकी मिडिल ऑर्डर स्ट्रॉन्ग होगी, पाकिस्तान टीम में जान आएगी। तो ये आपकी नीयतों का कसूर है। नीयत जब सही नहीं होगी, तमाम चीजें आपको फेस करनी पड़ेगी। आप मोहम्मद आसिफ को तो खिला रहे हैं, मगर सरफराज को क्यों नहीं खिला रहे? जब हमारे अपने जराए बताते थे ओडीआई से पहले सरफराज को खिलाने की तैयारी की जा रही थी, मगर आपने देखें ये चीजें खत्म करे हैं पाकिस्तान के मौजूदा। दोबारा मैं आपके पास पीछे जाऊंगा, सिलेक्शन कमेटी में लैकिंग का सिलसिला खत्म करना चाहिए। मेरिट का कतल
नहीं होना चाहिए। ये तमाम चीजें फकर को आप खिलाए जा रहे हैं। फकर पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास क्रिकेट में रन बनाता है, इंटरनेशनल क्रिकेट पर रन नहीं बनाता, उसको साहिर साहब क्या वजह है कि शर्जील खान को चांस नहीं दिया जा रहा, हैदर अली को नहीं खिलाया गया कल के मैच में? देखें, ये दोनों बहुत टैलेंटेड प्लेयर हैं। हैदर अली, शर्जील खान, ये पाकिस्तान का फ्यूचर है। मगर यहाँ पर दोबारा ये बात कहूंगा, और शर्जील क्या फिटनेस है, क्या आपने बॉक्सिंग लड़वानी है कि कुश्ती लड़ानी है? सवाल ये पैदा होता है 50 साल के क्रिकेट में एक ऐसा प्लेयर जो इंडिया में जाके पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकता है, उसके पास तमाम उसको मौजूद है, मगर वही सिला जा रही है। तो 3 पेचों पे पाकिस्तान की मौजूदा सिलेक्शन कभी नजर आती है। यूनुस खान की बात करूँ, वकार की बात करूँ, मिर्जा की बात करूँ, मगर सिलेक्शन कमेटी के जो चेयरमैन है उन्होंने ठान लिया, उनको सबक देने की कोशिश की। भाई मुझे बताते मोहम्मद आमिर का क्या कसूर है? पाकिस्तान के लिए अवेलेबल है, वहाँ रियाद अवेलेबल है, तो इनको खिलाना चाहिए। हैदर अली पाकिस्तान का फ्यूचर है, उसको आपने खामोशी। ठीक है, आप सरफराज अहमद की बात कर रहे हैं कि उन्हें टीम में नहीं खिलाया जा रहा, तो मोहम्मद रिजवान भी तो परफॉर्म कर रहे हैं ना, 40 रन बनाए कल उन्होंने। हाँ, रिजवान, देखिए बात ये हो रही है, रिजवान एज ए बैट्समैन खेलना था, सरफराज एज ए विकेट कीपर एज ए बैट्समैन खिलाना था। ये पाकिस्तान की टूरिंग सिलेक्शन कमेटी ने डिसाइड कर लिया था, और पाकिस्तान की जो मौजूदा टीम थी उसको ये खिलाने वाले थे। मगर आखिर ऐसी क्या वजह थी जो सरफराज को ड्रॉप किया? तो दानिश अजीज मोस्ट टैलेंटेड प्लेयर है, अभी अपकमिंग प्लेयर। दानिश की जगह अगर आप सरफराज को खिलाते तो पाकिस्तान ये इतना लंबा मैच नहीं ले जाता, आखिरी बॉल में मैच नहीं चले जाता। सरफराज की एक बहुत अच्छी फॉर्म है, टीम में और पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहता है। हमारा मौका ये बोल्ड न्यूज चैनल जो पूरी दुनिया में देख रहे हैं, सुन रहे, बताने का मकसद है आप अपनी गलतियों से सीखें। ये 45 ओवर में मैच खत्म करने वाला मैच था। बाबर आजम और उसमें जो आपने कही मामलों के 70 रन की पार्टनरशिप थी, तो ये आखिरी बॉल तक मैच जाना, ये पाकिस्तान की मैनेजमेंट को सोचना चाहिए। आगे आपको ऐसे मौके नहीं मिलेंगे। साउथ अफ्रीका ने आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है, तो ये क्रेडिट तो आपके पास मौजूद होना चाहिए। आपके फ्रंट से कप्तानी की, इसने बैटिंग अच्छी की, मगर पाकिस्तान के पास उस तरह के बॉलिंग नहीं है। शहजाद ऑफ कॉल नजर आ रहे हैं, शहजाद उस तरह की बॉलिंग ही नहीं कर रहे जिस तरह की उनको बॉलिंग करना चाहिए। तो भाई बात ये होती है, आपकी गलतियां तो है ना, गलतियों को कब काबू करेंगे, कब पाकिस्तान की टीम बेहतर से बेहतर होगी? ये तमाम चीजें बेहतर नहीं हो रही हैं। आप मैच तो जरूर जीतते हैं, मगर खामियां हैं। ठीक है, मैच तो जरूर जीत गए, लेकिन खामियां अब भी मौजूद हैं। खासतौर पर जैसे आप कह रहे हैं कि टीम सिलेक्शन में खामियां हैं, तो उन पर तवज्जो देना होगी। बहुत शुक्रिया साजिद खान साहब आपके वक्त का। आगे बढ़ते हैं और अहम खबर शामिल करते हैं। असिस्टेंट इंजीनियर एजुकेशन वर्क्स एंड सर्विसेज ठट्टा के तबादले के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत। सिंध सर्विस ट्रिब्यूनल अफसरान के बार बार तबादले पर सिंध हुकूमत पर बरहम। अदालत ने असिस्टेंट इंजीनियर एजुकेशन वर्क्स एंड सर्विसेज अब्दुल सत्तार का तबादला रोक दिया है। तफसीलात जानेंगे शाहिद हुसैन से। शाहिद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, दरख्वास्त गुजार हैं अब्दुल सत्तार तुनियो, ये असिस्टेंट इंजीनियर के वर्क एंड सर्विस डिपार्टमेंट में ठट्टा में। उसमें उनके वकील मलिक अल्ताफ जावेद ने जो ट्रिब्यूनल है वहां पर मौके से तैयार किया था कि एक अफसर का जो तबादला है वो 7 रोज के बाद दूसरे शहर जो कर दिया गया है। बार बार अफसरान का तबादला जो है सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की कुल्लम कुल्ला जो खिलाफ वर्जी है, जिस पर अदालत जो कि सर्विस ट्रिब्यूनल है उन्होंने सिंध हुकूमत पर बरहमी का इजहार किया और असिस्टेंट इंजीनियर वर्क्स एंड सर्विस अब्दुल सत्तार तुनियो का तबादला दिया है और सेक्रेटरी तालीम को नोटिस जारी करते हुए 16 अप्रैल तक जवाब। अपने रिमार्क्स में यही कहा है कि जो तयशुदा रूल्स हैं उनके मुताबिक जो बार बार अफसरान का तबादला नहीं किया जा सकता, इसलिए फौरी तौर पर इसका तबादला रोका जाता है। और सेक्रेटरी तालीम को कहा कि तहरीरी तौर पर जवाब जमा कराएं कि अफसरान का तबादला क्यों और किन बुनियाद पर जो किया जा रहा है। अब 16 अप्रैल को मजीद जो तफसीलात इसमें ट्रिब्यूनल में पेश की जाएगी। ठीक है, शायद इस बारे में भी बताएगा कि सोशल मीडिया पर लड़कियों को हरासा करने और एक्ट के केसेस में क्या पेशरफ्त हुई है? देखिए, FIA की जानिब से जो सोशल मीडिया पर लड़कियों को हिरासत करने के मामला थे उसमें चालान और तफ्तीशी और पेशरफ रिपोर्ट जो बर वक्त पेश नहीं की जाती थी, जिस पर जज इमरान इमाम जैदी ने सख्त बरहमी का इजहार किया था। और जो इस केसेस में तफ्तीशी अफसरान थे उनके खिलाफ जो है महकमा जाती कार्रवाई की जाएगी और उनके खिलाफ सख्त हुक्मनामा जारी किया जाएगा। अब अदालती हुक्मनामे के बाद जो बड़ी पेशरफ सामने आएगी, जिसमें FIA के तफ्तीशी अफसरान ने इन तमाम केसेस में जो वो चालान जमा करा दिया है और तकरीबन 60% जो इस मामलात में बेहतरी आई और 14 रोज के अंदर जो चालान पेश कराया जा रहा है कि लड़कियों को हिरासत करने, ब्लैकमेल करने और इंतहाई जो संगीन और अहम नोयत के सोशल क्राइम से मुतालिक, साइबर क्राइम से मुतालिक केसेस थे उनको जल्द निपटाया जाएगा। और ये पेशरफ तफ्तीशी अफसरान जो कि FIA साइबर क्राइम विंग के हैं उनकी जानिब से सामने आई और क्योंकि कई अरसे से ये केस जेर इंतबाह थे। और ठीक है शायद, बहुत शुक्रिया आपका।
और बुलेटिन में यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का। आप देखते रहिए बोल न्यूज। बोल न्यूज हेडक्वार्टर।